पिछले लेक्चर में हमने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त किया था और उसका तरीका प्राप्त किया था। उसमें अभिक्रियक या उत्पाद की सांद्रता के साथ सांद्रता में समय के साथ क्या परिवर्तन होता है और उसके फिर बाद ग्राफ खींचा और ग्राफ खींचने के बाद सूत्र लगाकर वेग प्राप्त किया जा सकता है। और वेग भी हमने दो प्राप्त किए थे, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग वो था कि जब पूरी अभिक्रिया के दौरान शुरुआत से लेकर और अंत तक जो अभिक्रिया होती है उसमें वेग क्या रहा, और उसमें यह था कि शुरुआत में जब अभिक्रियकों की सांद्रता ज़्यादा होती है तो वेग ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे अभिक्रियक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे सांद्रता कम होती जाएगी, वेग कम होता जाएगा। यह सारा पढ़ा था। और उसके बाद था तात्क्षणिक वेग, और तात्क्षणिक वेग था किसी भी निश्चित क्षण पर, और वो निश्चित क्षण कौन सा होता है? वो निश्चित क्षण हम समय के अनुसार भी चूज कर सकते हैं या कंसंट्रेशन के अनुसार चूज कर सकते हैं कि अभिक्रियक की सांद्रता इतनी हो उस समय वेग कितना हो, या अभिक्रिया शुरू हो गई इसके 15 मिनट बाद अभिक्रिया का वेग क्या हो। तो इस तरीके से वो एक बहुत ही छोटे लघु समय अंतराल, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड, डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी का मान जीरो न हो लेकिन नज़दीक हो, तब जो ज्ञात करते हैं वो तात्क्षणिक वेग था। और हमारे सूत्र जो ये प्राप्त हुआ था कि ये कोई अभिक्रिया है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, और इसके लिए अभिक्रिया वेग का सूत्र हमने ये लिखा था अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। और ये भी बताया था अभी कि इसमें जो सांद्रता जो ज्ञात करनी होती है वो जरूरी नहीं अभिक्रियक की ही करें, उत्पाद की भी कर सकते हैं। तो उत्पाद की सांद्रता है या अभिक्रियक की सांद्रता है, दोनों से अगर हमारा प्रयोग सही है, एकदम हमने कोई गलती नहीं की है, तो दोनों में मान समान आएगा। तो इसके अनुसार ज्ञात करेंगे तो यह आएगा, और ये दोनों मान बराबर आएंगे। लेकिन एक बात और बताई थी इम्पोर्टेंट, इसमें चिन्ह निशान जो होता है वो एक में प्लस एक में माइनस आता है। वो उसका कारण भी बताया था कि ऋणात्मक ये क्रियाकारक होते हैं अभिक्रियक, और ये धनात्मक होता है। और इसका नेगेटिव होने का कारण क्या था कि समय के साथ साथ अभिक्रियक की सांद्रता में कमी आती है। उत्पाद की सांद्रता के आधार पर वेग ज्ञात करें तो समय के साथ साथ बढ़ती है, इस कारण वो पॉजिटिव था। अब अगर ये अभिक्रिया हो तो इस अभिक्रिया के लिए हमें ये दे दिया, इसके लिए अभिक्रिया वेग का व्यंजक प्राप्त करो, कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी ज्ञात करें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य ये ध्यान रखना होता है कि जो समीकरण, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया हमें जो दी हुई है वो संतुलित होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेग, अभिक्रिया का वेग केवल इसकी सांद्रता या केवल इसकी सांद्रता या केवल इसकी सांद्रता, तो तीनों से हम प्राप्त कर सकते हैं, दो अभिकारकों से और एक उत्पाद से। मान लिया यह इस प्रयोग को 3 व्यक्ति करें, एक मरकरी की सांद्रता को बार बार नोट कर रहा है, एक क्लोरीन की सांद्रता को नोट कर रहा है यहाँ पर जो भी हो, और एक मरकरी क्लोराइड की सांद्रता को कर रहा है। और तीनों अगर जब बाद में ग्राफ खींचेंगे सांद्रता में समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है, फिर ग्राफ खींचेंगे, फिर सूत्र निकालेंगे, तो तीनों का मान बराबर आना चाहिए। फर्क क्या आएगा? जिसके पास अभिक्रियक है उसका मान ऋणात्मक आएगा, जिसके पास उत्पाद है उसका मान धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग का मान ही आएगा मरकरी की सांद्रता ज्ञात करेंगे तो ये आएगा, क्लोरीन के अनुसार चलेंगे तो ये आएगा, HgCl2 के अनुसार चलेंगे तो ये आएगा, तीनों मान बराबर आएंगे। केवल एक फर्क रहेगा कि ये ऋणात्मक और ये धनात्मक आएगा। यहां तक तो ठीक है। यहां पर इसमें स्टोकियोमेट्रिक गुणांक सारे एक एक थे, इस कारण कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अगर एक से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा?
फिर क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात वो भी है। मैं एक समीकरण और लेता हूँ कि यह है HI का अपघटन H2 और I2 में होता है। ये सारे गैसीय उत्पाद हैं, इसको संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, आयोडीन के 2 है, यहाँ पर एक एक है, तो ये 2 आ गए। अब यहाँ पर HI के 2 मोल टूट रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन के एक एक मोल बन रहे हैं। यहाँ अगर वेग ज्ञात करें तो वेग, अगर HI की सांद्रता को लेकर वेग ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन की सांद्रता के अनुसार ज्ञात करेंगे, आयोडीन की सांद्रता के अनुसार ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर वेग समान नहीं आएगा, यहाँ मान दुगना आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके 2 मोल का हमारे। तो यहाँ जब मान ज्ञात करेंगे तो HI की सांद्रता को लेकर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन का जो वेग मान आएगा उससे इसका मान दुगना आएगा। तो बराबर कैसे कब होगा, सभी का वेग बराबर कब होगा, बराबर तब होगा या आयोडीन के वेग के बराबर या हाइड्रोजन के अनुसार वेग के बराबर कब होगा, जब ये जो संख्या है इसका भाग देंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, अगर इसके अनुसार लिखते हैं, एक बार मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, एक बार इस 2 को नहीं लिख रहा, इसके अनुसार लिखेंगे तो अपना सूत्र ये बनेगा, ये मान सारे बराबर आने चाहिए, लेकिन ये मान बराबर नहीं आएंगे। यहाँ पर ये मान 2 गुना आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल हैं। तो ये मान सारे बराबर कब होंगे, तो जब ये 2 गुना है तो इस पर 2 का भाग देंगे तब बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है इसको यहाँ पर 2 से भाग देते हैं तब ये बराबर आ जाएगा। अब प्लस माइनस का, ये अभिक्रियक है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये ध्यान रखना होता है, इंपॉर्टेंट बात है ये। एक और है यहाँ पर, इसमें ये समझने के लिए उदाहरण दे दिया मैंने कि सांद्रता का है, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये सब गैस लिए, तो पहले भी बताया था कि गैस की सांद्रता ज्ञात करना तो कठिन है, दिखते नहीं है गैस, सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर गैस ये जब जो भी उत्पाद अभिक्रियक हो या उत्पाद हो तो उसमें सांद्रता जो होती है, सांद्रता वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है, और फिर वेग व्यंजक में सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब से जो वेग है वो ज्ञात किया जाता है। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए क्या होगा, गैसीय अभिक्रिया के लिए जो सांद्रता है वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये होती है। तो अभिक्रिया वेग क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया वेग फिर इसके लिए सांद्रता ज्ञात न करके आंशिक दाब में परिवर्तन ज्ञात करके किया जाता है। अभिक्रिया वेग क्या करना पड़ेगा, आंशिक दाब में परिवर्तन। ये होगा। तो अभिक्रिया वेग है वो आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से ज्ञात किया जाता है। परिवर्तन की दर, दर का मतलब यहाँ समय का भाग हो गया, आंशिक दाब में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर समय का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाता है। अब एक समीकरण और लेता हूँ मैं, अगर ये समीकरण हो हमारे पास तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, इसी तरीके से
ये। तो जब भी अभिक्रियक या उत्पाद के साथ स्टोकियोमेट्रिक गुणांक होता है तो उसको भाग देते हैं, नीचे लाते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, तब वो सही आएगा। तो यहाँ पर ये मान आएगा ये सारे मान बराबर तो आएंगे, लेकिन बराबर कब आएंगे? जब यहाँ पर करेंगे 1/a, यहाँ करेंगे 1/b, यहाँ 1/c और यहाँ 1/d, और ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। एक समीकरण और लिखता हूँ, उसके बाद बताना। एक समीकरण ये है कि ब्रोमाइड आयन एक्वस है, ब्रोमेट आयन ये भी एक्वस है, जिसके 6 हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं, इसके साथ क्रिया करता है। ये एसिडिक मीडियम है, जल नहीं एसिडिक मीडियम है। तो ये सारा रिएक्शन करके ब्रोमीन और जल बनाता है। और इसको भी जब स्टोकियोमेट्रिक बनाया जाता है तो ये स्थिति आती है, ये स्थिति आती है। ब्रोमाइड आयन 5 है, ब्रोमेट आयन 1 है, हाइड्रोजन आयन 6 है, ब्रोमीन गैस ब्रोमीन जल 3 है और जल 3 है। यहाँ पर विवेक का सूत्र क्या जाएगा? हो जाएगा जो भी हमें अभिक्रियक या उत्पाद दे रखे हैं उसके पहले डेल्टा का निशान फिर बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। बड़ा ब्रैकेट किसको व्यक्त करता है? इसको हम सीधा नहीं लिख सकते क्या? डेल ए बटा डेल टी, डेल बी अपॉन डेल टी। यहां पर हमें ये क्यों लगाते हैं? जो बड़ा ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन। ये से लिख दिया, ये बी में चेंज हो रहा है, बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। और जब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं तो इसको बोला जाता है बी की कंसंट्रेशन। ये ए की कंसंट्रेशन, ए की सांद्रता में परिवर्तन है। तो इस कारण जो भी सांद्रता को व्यक्त किया जाता है इसलिए अभिक्रियक या उत्पाद को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर इसका वेग का सूत्र ये हो जाएगा, मैं अब की बार प्लस माइनस साथ में लिख रहा हूँ, स्टोकियोमेट्रिक गुणांक भी साथ में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा आपके। तो ये हो जाएगा। तो अब ये सारे मान बराबर आएंगे, चाहे किसी की भी सांद्रता को हम परिवर्तन ज्ञात करते जाएं, सबका मान एक जैसा आएगा। एक छोटा सा सवाल देखते हैं। तो आप ये जब भी पढ़ो, ये लेक्चर आप देखते हो तो उस समय एकदम अलर्ट होकर बैठो, पेन कॉपी जरूर रखो साथ में, साथ साथ नोट करते जाओगे, सारा चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी। तो साइंस की जो भी वीडियो होती है वो सीधी कभी नहीं देखनी चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो। चाहे जब भी साइंस के जो वीडियो देखते हैं, आप अपना कंटेंट देखते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कोई चीज़, तो उस समय आपके पास पेन कॉपी जरूर होनी चाहिए। उससे आपका बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एकदम हाथों हाथ आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप सीधा देखते हो और हो सकता है आपको कुछ नोट करना हो सकता है आपको कुछ हल करना हो, उस समय आपके पास नहीं है, आलस के कारण थोड़ा सा ये सोचते हो बाद में कर लूँगा, बाद में भूल जाते हो,
नहीं हो पाता। इस कारण जब भी आप ये वीडियो देखो तो ये मानकर चलो कि आप किसी के पास बैठकर ये सारी चीज़ें समझ रहे हो, और आपके पास पेन कॉपी तो हर हालत में होनी ही चाहिए, क्योंकि साइंस तो पेन कॉपी के बिना तो चलती नहीं है। हर हालत में सारी चीज़ें आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा और नोट करते रहने। अब अगला एक हल्का सा सवाल देखता हूँ मैं, बिल्कुल आसान सा है, जो अपना ये क्वेश्चन था, सॉरी, जो ये समीकरण मानी थी हमने, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, आपकी ये बुक में भी दे रखा है अनसॉल्व्ड में, कि जो अभिक्रियक है इसकी सांद्रता 25 मिनट में 0.03 m से 0.02 m हो जाती है। 25 मिनट में R की सांद्रता अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो, और अभिक्रिया का वेग भी दोनों में ज्ञात किया करवाया है, सेकंड में भी और मिनट में भी, दोनों में ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन 2 हो जाएंगी, बस तरीका हो जाएगा। तरीका हमारे पास ये क्या था, अब मैं इसको दोबारा बताऊं कि अगर हमारे पास ये है R2P, तो ये है T बराबर 0, T बराबर 0 माने या T बराबर T1 मान ले, कोई भी हो, अंतर 25 मिनट का होगा, बस मुख्य बात यही है। T बराबर 0 पर, T बराबर 0 पर इसकी सांद्रता है 0.03 m, और ये बनी नहीं है। और T बराबर 25 मिनट पर, 25 मिनट में इसकी सांद्रता इससे घटकर 0.02 m हो जाती है, और इसमें इतनी वृद्धि हो जाएगी, जितनी इसमें कमी आई है ये 0.01 बन जाएगा। खैर इसके बारे में हमें कोई जिक्र नहीं दे रखा, तो हम इसको नहीं देखेंगे, केवल अभिक्रिया की सांद्रता पर ही ध्यान रखेंगे। सूत्र क्या होता है, अभिक्रिया वेग का सूत्र ये होता है, अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, और परिवर्तन में ये डेल्टा शब्द है। डेल्टा के लिए तो आपको पहले बताया था कि किस में से क्या घटाते हैं, ज़्यादा में से कम या कम से ज़्यादा का कोई चक्कर नहीं होता। डेल्टा का मतलब होता है जो बाद की वैल्यू है उसमें से पहले की वैल्यू घटाएंगे, बस, चाहे फिर वो प्लस में आए या माइनस में आए। यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, बाद की वैल्यू है 0.02 माइनस पहले की वैल्यू है 0.03 अपॉन डेल टी, बाद की वैल्यू है 25, पहले की वैल्यू है 0, बस ये मिनट के रूप में आ जाएगा। ये मान हमारे पास है सांद्रता, सांद्रता होती है मोल लीटर इनवर्स, और ये है मिनट। इसको हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा 0.02 में से 0.03 गए, तो ये तो माइनस का निशान बाहर है, और ये माइनस का 0.01 आ जाएगा अपॉन 25। पॉइंट 0.01 पर 25 का भाग देंगे तो इसमें मान आ जाए, और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस का, अब ये वे प्लस हो गया अपने आप ही। तो इस तरीके से ये माइनस का निशान है, यह प्रभावित करता है। अब 0.01 पर 25 का भाग देंगे तो ये मान आएगा, तो 1 2 3 4 0 लगाएंगे, या इसको ये लिख सकते हैं 4/10 की जगह तो लगा दिया 1, और ये 4 0 आगे लगा दिए। इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये आ जाएगा। ये तो आ गया मिनट में, दे रखा है सेकंड में भी ज्ञात करना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, तो या तो यहीं पर ध्यान रखें या इसको बाद में बदलें। यहाँ ध्यान रखें तो गलती नहीं होगी, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये था कि माइनस 0.01 अपॉन 25 मिनट आया था, और मिनट को जब सेकंड में बदलते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और मिनट से जब सेकंड बनाते हैं तो गुणा करते हैं, सेकंड से मिनट बनाते हैं तो भाग देते हैं, तो 25 गुणा ये 60 हो जाएगा। ये है मोल लीटर इनवर्स और ये है मिनट इनवर्स।
अब ये जो संख्या थी वो यहाँ पर ही आ जाएगी, यहाँ पर 25 की जगह ये हो जाएगा, सॉरी अब ये सेकंड हो गई, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ये प्लस का हो गया, 25 को 6 से गुणा किया और यहाँ पर जब भाग देंगे 1 पर 1500 का तो ये मान आ जाता है, सॉरी 0.01, नीचे वाला हुआ ऊपर तो ये है, इस पर को भाग देंगे तो ये माना जाता है 6.66 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन नहीं होती, सीधा उत्तर आएगा उसमें। खैर कोई बात नहीं, इस तरीके से इसको सेकंड में और ये मिनट में हमने ज्ञात कर लिया। अब अपना जो टॉपिक चल रहा है अभिक्रिया वेग चल रहा है, तो अभिक्रिया वेग प्रभावित किससे होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, किस वेग से बन रहा है? ये पिछले लेक्चर में जिक्र हुआ था थोड़ा सा मामूली सा। तो ये मुख्य रूप से 3-4 चीज़ों पर निर्भर करता है कि मुख्य सबसे ज़्यादा तो होता है अभिकारकों की मात्रा कितनी है, तो सांद्रता कहेंगे, और अगर वो गैसीय अवस्था है तो उसमें दाब कितना है, तो या तो सांद्रता या दाब और एक ताप। तो ताप दाब सांद्रता तो सबसे ज़्यादा है ही है, उसके अलावा उत्प्रेरक भी प्रभावित करता है, और कुछ जगह पर जो अभिक्रियक हैं वो किस रूप में है ये चीज़ भी प्रभावित करती है कि कई बार ठोस अवस्था में अभिक्रिया हो रही है और ठोस है उसके टुकड़े हैं, तो अगर हम टुकड़ा लेंगे तो वो धीरे अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया का वेग कम रहेगा। अगर उस ठोस को पीस लेंगे, चूर्ण बना लेंगे, तो अभिक्रिया तेज गति चलेगी। तो ये भी निर्भर करता है कि उसका रूप क्या ले रखा है, या इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो टुकड़ा होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, और जब उसको चूर्ण बना लिया, पीस लिया, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए, तो सभी का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये इसके बारे में ज़्यादातर पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी है। अब जो यहाँ अपने इस कोर्स की बात है तो उस पर आते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो हम ध्यान केंद्रित करेंगे वो केवल सांद्रता पर करेंगे कि अभिक्रिया वेग है उस पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बार तो मैं यहाँ पर जो कारक है वो लिख रहा हूँ, कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है सांद्रता, और यदि गैस हो तो सांद्रता के स्थान पर दाब लेते हैं, पीछे भी लिखा था, क्योंकि सांद्रता और दाब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दूसरा होता है ताप, ताप से कितना प्रभावित होता है ये आगे थोड़ा सा देखेंगे। तो सांद्रता, ताप, दाब। तीसरा एक होता है उत्प्रेरक, और चौथा होता है अभिक्रियकों का। और ज़्यादातर ये जब ठोस हो तब काम आता है। तो ये कुछ कारक होते हैं ये प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर अब हम जो मुख्य रूप से अपना जो ध्यान केंद्रित रखेंगे वो सांद्रता पर रखेंगे। तो अभिक्रिया वेग है वो सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, इसका भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, याद है तो। कौन सा नियम था? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम।
द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान और मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब है अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। यह अभिक्रिया वेग है, इससे संबंधित था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम? क्या था? इसके लिए पहले मैं एक समीकरण लिखता हूँ, बाद में पहुँचते हैं। बिल्कुल आसान सा नियम है कि अगर ये अभिक्रिया है कोई, ए और बी अभिक्रियक है, ये मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, तो ये नियम ये था कि ये नियम ये था कि कोई भी अभिक्रिया है उसका जो रासायनिक अभिक्रिया उसका जो वेग होगा वो अभिक्रियकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं, एक्टिव मास, और इसको सांद्रता भी कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रियकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस नियम को अब गणितीय रूप दें इस अभिक्रिया के लिए, क्या होगा? ये रहा अभिक्रिया का वेग समानुपाती है, ये लो समानुपाती कर दिया किसके? अभिक्रियकों की सांद्रता के गुणनफल के। अभिक्रियक कौन है? अभिक्रियक है ए और बी, इनकी सांद्रता, ये इनकी सांद्रता हो गई, ये इनका गुणनफल हो गया, ये समानुपाती हो गया। बस इसी परिभाषा को हमने गणितीय रूप दे दिया कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रियकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती का निशान हटाएंगे तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वेग, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग है बराबर, और जब भी समानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर और एक स्थिरांक लगाते हैं, तो यहाँ पर के लगाते हैं। यहाँ के वेग स्थिरांक है, और इस वेग स्थिरांक का मान कोई भी अभिक्रिया उसके लिए निश्चित होता है। हाँ, ताप नहीं बदलना चाहिए। एक अभिक्रिया जैसे यही है, ये शुरू कर दी, निश्चित ताप पर कर दी शुरू, तो इसके लिए के का मान निश्चित होगा। अगर इसका ताप बदल दिया तो के का मान बदल जाएगा, ताप परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो के का मान ये निश्चित होता है। तो ये तो होगी सांद्रता पर निर्भरता। अब इसमें अपने पास एक नाम और आ गया वेग स्थिरांक, और एक ये पद आ गया, इसको कहते हैं वेग व्यंजक। अब इस पर थोड़ा सा और गौर करेंगे, इसका थोड़ा सा डिटेल और पढ़ेंगे। क्या किसके बारे में? कि वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक, इनके बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसमें हमारे पास ये एक एक ही है, इसका गुणांक स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक एक है, इस कारण इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा हो तो क्या होगा? फिर अभिक्रिया वेग क्या होगा? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, इस कारण उसको अलग से व्याख्या करनी आवश्यक है।
यहाँ कई बातें ऐसी आएंगी जो हमें थ्योरी के द्वारा नहीं समझा पाएंगे, वो प्रायोगिक बातें होंगी। क्या होगी उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। पहले मैं कोई एक समीकरण मान लेता हूँ। मान लिया ये समीकरण हमारे पास, ए और बी क्रिया करके सी और डी बना रहे हैं, लेकिन इनका स्टोकियोमेट्रिक गुणांक ये है। तो यहाँ पर वेग व्यंजक क्या होगा? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार पिछली कक्षा के अनुसार वेग व्यंजक लिखें तो मान ये आता है, ये पिछली कक्षा के अनुसार है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार है, सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल मान है। ये क्या किया है ना, वेग का सूत्र वही है कि कोई भी अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रियकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान हटा दिया, ये आ गया। लेकिन ये ए और बी क्या है? ये इनका स्टोकियोमेट्रिक गुणांक है, उसको घात में लगाया है। लेकिन हर एक अभिक्रिया के लिए ये आवश्यक नहीं होता। तो हमें पता कैसे चलेगा? प्रयोग के द्वारा। ये केवल प्रायोगिक मान है। तो अब अगर प्रायोगिक के अनुसार अगर चलेंगे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। अब सूत्र आता है ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन घात क्या लगाएंगे? घात यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे ए और बी। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एक्स और यहाँ पर लगा रहा हूँ वाई। एक्स और वाई के मान ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है। और इसका हमें पता कब चलता है? इसका हम पता हमें समीकरण देखकर नहीं बता सकते, इसका पता हमें प्रयोग के द्वारा चलेगा। प्रैक्टिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। थ्योरेटिकल वैल्यू तो वही है, प्रैक्टिकल वैल्यू है एक्स और वाई। और एक्स और वाई का मान ए और बी के बराबर भी हो सकता है, ये रूप भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ना आए, ये भी हो सकता है और इसके अलावा भी हो सकता है। तो ये एक प्रैक्टिकल मान होता है, इसे अवकल वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहां पर जो स्टोकियोमेट्रिक गुणांक है एक्स वाई के मान ए व बी के समान या भिन्न हो सकते हैं। इसके मान एक्स वाई के मान ए बी के बराबर भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा अभिक्रिया पर कि उस अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता के आधार पर वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है। इसका भी मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बार 2 लाइन और लिख लेता हूं मैं। तो ये हमारे पास वेग व्यंजक आया और इसको वेग नियम भी कहते हैं। वेग नियम भी कहते हैं। तो वेग नियम क्या हो गया? यही वेग नियम है। क्या है कि वेग नियम वेग व्यंजक है जिसमें अभिक्रियकों की सांद्रता है, या ये कहें कि जिसमें अभिक्रिया का वेग है, उसको कैसे व्यक्त किया जा रहा है? अभिक्रियकों की सांद्रता है, मोलर सांद्रता, इसके ऊपर ये कोई घातांक लगा रखा है। ये घातांक कौन है? एक्स वाई अलग है, जो स्टोकियोमेट्रिक वाला हो भी सकता है और भिन्न भी हो सकता है। तो इसको हम फिर वेग नियम कहेंगे। तो वेग नियम क्या हो गया कि वह व्यंजक जिसमें अभिक्रिया के वेग को अभिक्रियकों की मोलर सांद्रता के पदों पर घात लगाकर व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया के वेग को मोलर सांद्रता के पदों पर
कोई घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। और ये क्या होगा, ये घातांक है, ये स्टोकियोमेट्रिक गुणांक के समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। समान या भिन्न हो सकता है। एक उदाहरण लेंगे अब, उसमें और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी कि क्या होना चाहिए। ये आपकी बुक में भी सोल्वर एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ और इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। कि आपकी बुक में एक सोल्वर एग्जाम्पल दे रखा है कि अभिक्रिया दे रखी है ये, नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। अभिक्रिया संतुलित नहीं है, स्टोकियोमेट्रिक गुणांक सही नहीं है। वो पूरा करेंगे, ये आ गया। अभिक्रिया वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग का सूत्र क्या लिखेंगे, वेग नियम के अनुसार यहां पर क्या घात लगनी चाहिए, वेग व्यंजक के अनुसार, वेग व्यंजक के अनुसार यहां पर घात x और y लगनी चाहिए। तो x का मान 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, y का मान 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमें पता क्या चलेगा, इसका प्रयोग करके देखते हैं। अब प्रयोग किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता ज्ञात करी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता आ गई, ऑक्सीजन की सांद्रता ज्ञात करी और वेग ज्ञात, ये ज्ञात करने के बाद वेग ज्ञात कर लिया। इसका जो प्रयोग किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग आया। मान आया कि शुरुआत में एक जब भी वेग ज्ञात किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता जब ज्ञात करी तो वो 0.30 थी, ऑक्सीजन की भी 0.30 थी, और जब वेग ज्ञात किया तो 0.096 आया। अब तक हमें पता नहीं है x और y का मान कितना है, यहाँ पर ये मान इसमें रखेंगे और उस मान ये आ गया। अब क्या किया, अब ये किया कि इनमें से एक को स्थिर कर दिया, दूसरे की सांद्रता बदल दी। एक बार तो नाइट्रिक ऑक्साइड को स्थिर कर दिया, ऑक्सीजन की सांद्रता दुगुनी कर दी, और एक बार ऑक्सीजन को स्थिर कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता को दुगुनी कर दी, और फिर वेग ज्ञात किया। तब मज़ेदार इसका रिजल्ट आया और तब हमें x और y का मान पता चला। तो क्या किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता दुगुनी कर दी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अब वेग ज्ञात किया तो वेग यहाँ पर 0.384 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेग किसके कारण परिवर्तित हुआ है, किसकी सांद्रता में परिवर्तन के कारण हुआ है, ऑक्सीजन की सांद्रता तो परिवर्तित नहीं करी, केवल नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता चेंज करी है, तो इसके अनुसार परिवर्तित हो गया। कितना परिवर्तित हुआ है वो देखो, 0.96 को कितने से गुणा करें कि इतना आ जाए, ये लगभग 4 होता है, 4 टाइम्स। तो इसको ये जो वेग है वो 4 गुना बढ़ गया। कब वेग 4 गुना बढ़ गया, कब बढ़ गया, जब इसकी सांद्रता दुगुनी करी है। तो यहाँ पर तो कोई संबंध आ गया कि सांद्रता दुगुनी करी तो वेग 4 गुना। तो सूत्र में क्या होना चाहिए, यहाँ सांद्रता दुगुनी करें तो ये फिर 4 गुना कब होगा, जब यहाँ पर x का मान कितना हो, x का मान 2 हो, यही होता है। चलो कोई बात नहीं, एक बार अगला प्रयोग और करके देखते हैं। अब की बार इसकी सांद्रता को नहीं बदला, ये तो 0.30 ही रखी, लेकिन इस सांद्रता को दुगुना कर दिया।
इस प्रयोग में नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता को नहीं बदला, इसकी सांद्रता को दुगुना कर दिया। तो अब की बार एक नई बात और आई, अब की बार वेग का मान आया 0.192। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता नहीं करी, ऑक्सीजन की सांद्रता को दुगुना कर दिया, और वेग कितना हो गया इसका? दोगुना। तो ऑक्सीजन की सांद्रता दुगुनी करते हैं तो वेग दुगुना हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता को दुगुना कर रहे हैं तो वेग 4 गुना हो रहा है। कुछ आ जाएगा बात यहाँ पर? एक्स वाई का मान आ गया, आ सकता है। तो यहाँ पर वेग ये 0.96 कब आता है? जब यहाँ पर एक और यहाँ पर एक रखते हैं। ये 0.384 कब आ जाता है? जब इसको दोगुना करते हैं। दोगुना करते हैं तो इसको जब हल करेंगे तो इसका मान भी 2 आएगा। और यहाँ पर ये दोगुना कब आता है? जब इसकी सांद्रता को दोगुना करते हैं। और एक प्रयोग और करके देखा, दोनों की सांद्रता को डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया। अब कितना आना चाहिए? अब जो वेग आया वो मान आया 0.368। इसका कितना गुना है? 9 76, लगभग 8 गुना। 9 8 72, लगभग 8 गुना है, या 384 दूनी 767। हाँ, इसका दुगुना है। तो ये दुगुना था, ये ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 4 गुना था तो ये 8 गुना हो गया। तो इसका 8 गुना है। क्या किया? इसकी सांद्रता को दुगुना किया, इसकी सांद्रता को दुगुना किया तो वेग 8 गुना हो गया। तो एक्स वाई का मान क्या होना चाहिए? इसलिए x का मान हमारे पास 2 आएगा, y का मान 1 आएगा। कैसे आएगा? ये कैलकुलेशन भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये x का मान 2 और y का मान 1 कैसे है? इसके द्वारा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी करके देख लो। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो सूत्र है ये, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहली पोजीशन में अभिक्रिया वेग हो रहा है 0.096 इज इक्वल टू के, ठीक है, इनटू NO, ये तो ये रख दिया, इसकी सांद्रता NO ही रख दी, नाइट्रिक ऑक्साइड X और O2 की Y, ठीक है। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति अपने पास ये, अब यहाँ पर है ये कि अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी सांद्रता दुगुनी कर दी जाती है तो वेग 4 गुना हो जाता है। तो वेग अब हो गया 0.384। ये वही है, क्योंकि अभिक्रिया सेम है तो वेग स्थिरांक में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या किया है? अब नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता को दोगुना कर दिया। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2NO, और ऑक्सीजन की सांद्रता को चेंज नहीं किया, ये का ये रहेगा। अब ये 2 समीकरण हो गई हमारे पास, एक ये है और दूसरी ये है। अब दोनों से हल कर लेंगे, 1 पर 2 का भाग दे या 2 पर 1 का भाग दे, दोनों से संभव है। यहाँ पर आसान ये रहेगा कि 2 पर 1 का भाग दे दे, तो 2 नंबर समीकरण पर 1 नंबर समीकरण का भाग दे, तो ये हो जाता है लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा, और राइट ये हो गया। ये हो गया। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ऊपर नीचे के का मान है, O2 की घात y है, O2 की घात y, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर तो नाइट्रिक ऑक्साइड की घात x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड को 2 से गुणा किया फिर घात x है। इसका मतलब हुआ कि जो x है ये 2 पर भी है और नाइट्रिक ऑक्साइड पर भी है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप फालतू लिख रहा हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। हाँ, इसको जब एक दूसरे को काटेंगे तो ये 4 से जाएगा, तो ये तो मान आ जाएगा 4, के से के कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी। हाँ, 2 को मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूँ, और जब 2 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साथ में घात भी आएगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात x और NO की घात x अपॉन NO की घात x।
ये हो जाएगा। अब ये NO से NO कट जाएगा। ये आ गया 4 बराबर 2 की घात x। अब इस प्रकार की जो स्थिति आ जाती है तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि दोनों तरफ एक ही तरीका हो, कि यहाँ पर भी घात है 2 की है तो इसको भी हम 2 की घात में बदल दें। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 बराबर 2 की घात x। और यहाँ पर एक घातांक का नियम है पावर का, क्या कि जब आधार बराबर होते हैं तो घात भी बराबर होती है। आधार यहाँ पर 2 है तो घात भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 बराबर x, कि x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हल करेंगे। फिर लेंगे पहला और तीसरा, अभी पहला और दूसरा लिया था, इसी तरीके से पहली और तीसरी, फिर तीसरे पर पहली का भाग देंगे, इसी तरीके से हल करेंगे। तो अब की बार फिर x का मान 1 आएगा, नहीं सॉरी y का मान 1 आएगा। क्यों? अब की बार क्या करेंगे, अब की बार ऑक्सीजन की सांद्रता को दुगनी कर रहे हैं, इसको दुगनी करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, इसका नहीं चेंज हो जाएगा। तो इसको इसी तरीके से हल करना है। तो x और y के मान आ जाते हैं। तो x और y के ये मान हैं, कैसे प्राप्त हुए? थोड़ी से तो प्राप्त नहीं हुए, ये तो प्रैक्टिकल था, तो ये प्रैक्टिकल मान है, सैद्धांतिक मान नहीं है, ये प्रायोगिक मान है। तो जो वेग नियम है इसको संतुलित अभिक्रिया देखकर नहीं बताया जा सकता, यह सारा का सारा प्रायोगिक रूप है, सैद्धांतिक नहीं है। तो 2 लाइन लिख रहा हूं मैं। जो वेग नियम है, जो व्यंजक है, उसको हम जो अभिक्रिया कोई भी है वो संतुलित अभिक्रिया देखकर और उसकी घात नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये जो घात आएगी। वेग नियम को सैद्धांतिक रूप से इसको नहीं बता सकते। तो इस प्रकार के कोई और उदाहरण भी होंगे, है अपने पास? एक दो उदाहरण और दे देता हूं मैं। एक उदाहरण होता है क्लोरोफॉर्म का। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और होता है कि क्लोरोफॉर्म है, उसकी क्रिया अगर क्लोरीन के साथ करवाएं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनती है। यह विक्रिया। तो इस समीकरण को भी हम इसकी घात x और y के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जब इसका भी प्रायोगिक मान किया जाता है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग भिन्न प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मान आ जाता है ये x है, ये y है, इसको तो हम कहेंगे सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान। लेकिन इसका सही प्रायोगिक मान क्या है? प्रायोगिक मान होता है ये वेग बराबर है के, और ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनकी सांद्रता को बार बार चेक किया जाता है, बार बार वेग ज्ञात किया जाता है, तब ये संबंध ज्ञात किया जाता है। तो ये होता है ये होता है। हालांकि यहाँ पर तो एक एक अणु है तो एक एक होना चाहिए था, लेकिन एक एक न होकर इसके आधे अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये एक होता है,
इसी प्रकार एक और उदाहरण है अपने पास एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन होता है अम्लीय माध्यम में, वो एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल बनता है। यह भी क्रिया है। इसमें भी सैद्धांतिक मान क्या होना चाहिए, एक्स वाई के अनुसार ही होना चाहिए। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि वेग इज इक्वल टू के, और ये एथिल एसीटेट की सांद्रता कंसंट्रेशन, ये जल की कंसंट्रेशन, इसकी घात एक्स, इसकी घात वाई, ये होना चाहिए। लेकिन ये भी प्रायोगिक मान है और ये सारे के सारे लिक्विड है, ये सारे के सारे लिक्विड है, तो इनका आसानी से ज्ञात किया जा सकता है लैब के अंदर। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल होता है इसका। तो जब इसके मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर कि ये वेग है, ये किस किस की सांद्रता पर और किस प्रकार से निर्भर करता है। तो इसका ये उतरता है कि जो वेग है ये एथिल एसीटेट की सांद्रता पर तो निर्भर करता है, लेकिन जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ जीरो आती है घात, और जब किसी भी संख्या की घात जीरो होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, और ये मान 1 हो गया तो ये हट गया, और ये हट गया तो यहाँ पर वेग बराबर आ जाएगा ये। तो ये अभिक्रिया है। अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि इस अभिक्रिया के अंदर इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि जब ये एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन कराते हैं, तो जब ये दोनों रिएक्टेंट क्रिया करते हैं, अभिक्रिया क्रिया करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उस समय केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता परिवर्तित होती है, जल नहीं है यहाँ पर। तो जल की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। तो जल की सांद्रता परिवर्तित क्यों नहीं हो रही? जल की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर उसका नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण यहाँ पर यह जो जल है ये काफ़ी एक्सेस में होता है, आधिक्य में होता है, तो इसकी मात्रा कोई प्रभावित नहीं होती। थोड़ा बहुत असर पड़ता है, इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। हाँ, एथिल एसीटेट है, इसका पूरा अपघटन हो जाता है, इस कारण ये वेग प्रभावित होता है, जल का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आज का अपना लेक्चर है, एक कंप्लीट हो गया। अब इससे जो अगला जो लेक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया, कि जो वेग स्थिरांक है ये के, इसकी हमने डेफिनेशन नहीं बताई, परिभाषा नहीं बताई इसकी। एक तो वो बताएंगे, एक इसका मात्रक नहीं बताया। और वेग स्थिरांक है, इसका जो मात्रक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद कुछ अभिक्रिया की कोटि भी पढ़ेंगे, अणुसंख्यता भी पढ़ेंगे, ये बाकी सारी अपने अगले लेक्चर में लेंगे।